करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस लीगल टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बड़ा अहम है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, और हमारे पास जो मुकदमात आते हैं वो भी अक्सर जो है इन्हीं के हवाले से होते हैं। वो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी के हवाले से औरतों की, यानी कि औरतों को जो उनके विरासती हक़ से महरूम कर दिया जाता है, उनको उनके बहन भाई जो है या अक्सर औक़ात भाई जो हैं हिस्सा उनको विरासती हिस्सा नहीं देते, उसके हवाले से हमारे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर बहनों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता, उनको उसके विरासती हिस्से से महरूम कर दिया जाता है। और ये आज का नहीं, ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर इसी तरह रवायतन कह लें, फैमिली सेटलमेंट्स कह लें, फैमिली के रस्म व रिवाज कह लें, उनके नाम नहाद रस्म व रिवाज की बिना पर इसी तरह बहनों को उनके विरासती हिस्से से महरूम कर दिया जाता था। अभी कुछ वक्त से इसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कानून में बहुत सी तब्दीलियां की गई और औरतों के उनके विरासती हक़ को दिलवाने के लिए बहुत सी इस्लाहात जो हैं वो की गई हैं, जिसकी बुनियाद पर अब औरतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो अपने विरासती हिस्से को हासिल कर सकें। वो अपने भाइयों से हर सूरत अपने विरासती हिस्से को ले सकती हैं। ये उनका कानूनी भी हक़ है, ये उनका कानूनी हक़ भी है और इस्लामी हक़ भी है। हमारे मुआशरे में जो गलत रवायत चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए कानून में सख्ती की गई और औरतों को उनके हक़ दिलवाने के हवाले से अप टू द सुप्रीम कोर्ट बहुत सी जजमेंट्स आ चुकी हैं, जिनकी बुनियाद पर औरतों को उनका हक़ हर सूरत मिलकर रहता है। अभी लेटेस्ट जजमेंट जो है वो इस हवाले से ये भी आ चुकी है कि एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक इसी सूरत गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई को जो है वो जुर्माना आयद किया बाकायदा कि वो अपनी बहन को उसका हिस्सा दे। एक सिर्फ एक्सेप्शन इसमें होती है कि वो अपना हिस्सा सेल आउट ना कर गई हों। बाकायदा तरीके से जो सेल किया जाता है उस तरीके से अगर सेल ना कर गई हों तो उनको उनके विरासती हिस्से से कोई भी महरूम नहीं कर सकता। इसके मुतल्लिक सख्त कवानीन जो हैं वो आ चुके हैं, राइजुल वक्त हैं इस टाइम। इसमें एक और बात बताता चलूँ कि आम हमारे कवानीन में शामिल है कि अगर किसी तरह इस तरह की सूरत जो है वो सामने आती है कि भाई जो है वो अपने बहनों को हिस्सा नहीं देते, तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि सिविल कोर्ट में इनके डायरेक्ट सूट जो हैं वो दायर कर दिए जाते थे, जो कि अरसा दराज चलते रहते थे। अगली नस्ल आ जाती थी, उनके फैसला जात नहीं हो पाते थे। लेकिन अब इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। मैं व्यूवर्स की नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि इसमें तरमीम हो चुकी हैं। अब विरासती जो प्रॉपर्टीज़ के मुकदमात हैं वो समरी ट्रायल की बुनियाद पर, यानी कि जल्द फैसला समाअत होने की बुनियाद पर चलते हैं। और औरतों की बाबत एक और है जो कि उनके लिए खुशखबरी भी कह लें आप, वो ये कि औरतों का मुख्तसिब इदारा है जहाँ पे अगर कोई विरासती हक़ से महरूम कर दिया जाता है बहन को उसकी प्रॉपर्टी से और उसको कब्ज़ा नहीं दिया जाता, तो वो अपना केस सिविल कोर्ट में करने की बजाय वहाँ पे मुख्तसिब कोर्ट में कर सकती है। अपनी डिवीज़न की किसी भी मुख्तसिब कोर्ट में वो दावा दायर कर सकती है। ये सीम्स टू बी कंप्लेन होती है बेसिकली। वहाँ पे इसी तरह रिस्पोंडेंट को, यानी कि उसके भाइयों को नोटिस किए जाते हैं, भाई हों या बकिया कोई बहन हो उसको नोटिस किए जाते हैं, उसके वारंट्स भी निकल सकते हैं। वो इसी तरह जिस तरह सिविल कोर्ट में जवाब दावा देता है वो जवाब दावा दिया जाता है। प्लेंटिफ जो है या कंप्लेनेंट जो डॉक्यूमेंट्स उसकी तहवील में होते हैं अपनी विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से, जो वो पटवार खाने से ले के आते हैं वो वहाँ पे जमा करवाती हैं।
जमा करवाने के बाद जिस तरह सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं इसी तरह वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चलती हैं। बस फ़र्क ये होता है कि ये समरी ट्रायल प्रोसीडिंग्स होती हैं, यानी कि जल्द समाअत इनकी होती है और जल्द फैसला जात इनके होते हैं। दूसरी तरफ सिविल कोड के अंदर भी अब जो तरमीम हुई हैं, अब जो इस्लाहात हुई हैं, वो मैं औरतों की नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि अब विरासती प्रॉपर्टी के हवाले से जो दावाजात किए जाते हैं, 2012 में ये अमेंडमेंट्स आई हैं, उनके तहत ये है कि इनके फैसला जात जो हैं वो जल्द किए जाएं और अब हो भी रहे हैं, क्योंकि अब स्पीडी रेमेडी है इसकी। दावे दायर किए जाते हैं, चाहे वो औरत करे चाहे वो मर्द करे, यानी कि बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, यानी कि जो भी जिसको इनहेरेंट प्रॉपर्टी से महरूम करना मकसूद होता है या जो मुतासरा शख्स होता है, वो अदालत से रुजू करता है कि मैं भी इनकी बहन हूँ या मैं भी इनका भाई हूँ, मुझे ये प्रॉपर्टी का विरासती हिस्सा नहीं मिल रहा। वो सूट फॉर पार्टीशन उसी तरह दायर होगा। दायर होने के बाद उसी तरह नोटिस होंगे, दूसरी पार्टी आएगी। जब दूसरी पार्टी आ जाती है तो पहले कोर्ट जो है वो एक कमीशन मुकर्रर करती है जो कि मुतलका जगह का तमाम मुलायजा करके आता है, वहाँ की वैल्यूएशन करके आता है। अगर पार्टीशन मुमकिन हो सकती हो तो उसकी बाबत रिपोर्ट देता है, अगर पार्टीशन मुमकिन ना हो तो उसकी मुतल्लिक भी रिपोर्ट देता है। वो मुतलका प्रॉपर्टी पर जाकर जो रेलिवेंट कोर्ट है उसके ज़िम्मे क्वेश्चंस लगाती है कि वो मुतलका जगह पर जाके वहाँ पे ये इन क्वेश्चन के जवाबात लेके आएँ, तो वो अपनी रिपोर्ट वहाँ पे मुकम्मल करके अदालत में जमा करवाता है। वो मुकम्मल वैल्यूएशन भी उस प्रॉपर्टी की लगा कर जमा करवाता है। फिर उस रिपोर्ट के जमा करवाने के बाद कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो या दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शंस दायर ना हों और दोनों पार्टीज इस बात से मुत्फिक हो जाएं कि वहाँ की वैल्यूएशन भी ठीक लगी है, वहाँ की रिपोर्ट जो जमा हुई है वो भी ठीक है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंटरनल ऑक्शन का आ जाता है। इंटरनल ऑक्शन मीन कि बहन भाइयों में से जो भी उस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है दूसरा, वो उसको ख़रीद सकता है। अगर वो इंटरनल ऑक्शन कामयाब नहीं होती फिर उसको एक्सटर्नल ऑक्शन के लिए आगे एडजर्न कर दिया जाता है। एक्सटर्नल ऑक्शन जो है वो उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर होती है जो कमीशन वहाँ पे जमा करवाता है। अब जब एक्सटर्नल ऑक्शन जो है उसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो वो जो कोर्ट ऑक्शनर होता है वो ऑक्शन की तमाम प्रोसीडिंग जो है अपनी निगहदाश्त में करवाता है। वो मुतलका जगह पर जाकर नीलामी करवाता है बाकायदा। अगर नीलामी हो जाए तो नीलामी की रकम जो मुकर्रर की जाती है वो कोर्ट में जमा करवा दी जाती है, वो उस ऑक्शनर के ज़रिए कोर्ट में जमा हो जाती है। इसमें एक स्टेप और होता है। ये तो थी ऑक्शन की सूरत में कि अगर दोनों पार्टीज़ मुत्फिक नहीं होती है पार्टीशन के हवाले से। पार्टीशन मतलब जब कोर्ट का कमीशन मुकर्ररा जगह पर जाता है और वहाँ पे अगर वो देखता है कि पार्टीशन मुमकिन नहीं है और उसकी बाबत अगर वो वहाँ पे रिपोर्ट जमा करवाता है तो फिर तो हो गया ऑक्शन वाला प्रोसीजर। लेकिन अगर वो वहाँ पे रिपोर्ट जमा करवा देता है कि इसकी पार्टीशन मुमकिन है, मिसाल के तौर पर अगर वो 5 मरले का घर है, भाई 2 हैं, तो फिर उसको 2.5 मरले में पार्टीशन किया जा सकता है। वो अपनी रिपोर्ट इसी तरह जू के तू कोर्ट में जमा करवा देगा कि ये पार्टीशनेबल है, और अगर वो पार्टीशनेबल होता है फिर ये बकिया प्रोसीडिंग ऑक्शन की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। वो फिर कोर्ट में उसी पार्टीशनेबल की रिपोर्ट जमा होने पर कोर्ट उसको पार्टीशन कर देती है और दोनों फ्री कैन को उनकी जगह जो विरासती प्रॉपर्टी बनती है उनको दे देती है। लेकिन अगर वो पार्टीशन नहीं हो पा रही होती तो मैंने जैसा पहले जिक्र किया कि उसकी ऑक्शन होगी फिर उस प्रॉपर्टी की, और जो तमाम रकम उस ऑक्शन से मसूल होती है वो डिवाइड कर दी जाती है तमाम बहन भाइयों के दरमियान। मीन टू से दिस कि पहले जो विरासती
پراپرٹی کی تقسیم کے حوالے سے سول کورٹ میں دعویٰ جات کیے جاتے تھے جو کہ بہت ہی لمبے عرصے کے لیے چلتے تھے. وہاں پہ نسل در نسل جو ہے کیسز کے فیصلہ جات نہیں ہو پاتے تھے. اب ان کے لیے آسانی ہو چکی ہے, ان کے لیے ترامیم آ چکی ہیں کہ جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں وہ سمری ٹرائل میں چلتے ہوئے ان کے فیصلہ جات جو ہیں وہ جلد از جلد کیے جائیں, اور کسی کو بھی اس کی پراپرٹی کے وراثتی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمیں شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی, ہمارا قانون بھی اس پہ اجازت نہیں دیتا, اور آنریبل سپریم کورٹ نے اس پر سخت ججمنٹس پاس کی ہوئی ہیں. بصورت صرف ایک ہی جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ اگر وہ عورت جو ہے اپنا حصہ باقاعدہ طور پر کسی بھائی کو یا کسی بہن کو بیچ نہ چکی ہو. آج کا جو لیگل ٹاپک تھا وہ وراثتی پراپرٹی کے حوالے سے تھا, خاص طور پر عورتوں کے وراثتی حق کے حوالے سے کہ عورتوں کو ان کے وراثتی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اب ان تمام باتوں کے اندر ایک کنکلوژن آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ فراڈنٹلی اس کی بہن یا اس کا بھائی اس کو محروم کرنے کے لیے کوئی اس طرح کے اقدامات کر, مثال کے طور پر پراپرٹی تھی 8 مرلے اور 3 بھائی اور 2 بہنیں. اب ہوا اس میں اس طرح کہ 3 بھائیوں نے 2 بہنوں کو بالکل ہی مینشن نہیں کیا, اور اس پراپرٹی کو آپس میں تینوں بھائیوں نے پٹواری کے ساتھ مل کے فراڈ کرتے ہوئے اپنے تینوں کے نام پراپرٹی لگوا لی, فرد بنوا لی. اب جب ان بہنوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی بابت سول کورٹ سے رجوع کیا, اور جو فرد بنوائی گئی تھی مل جل کے اس کے خلاف اینٹی کرپشن میں کارروائی کے لیے درخواست دی تھی, کیونکہ اس کا متعلقہ فورم جو ہے پھر اینٹی کرپشن بن جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پٹواری بیچ میں شامل تھا. پٹواری گورنمنٹ آفیسر ہوتا ہے, اور کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کے خلاف جب ایف آئی آر کروائی جاتی ہے تو وہ اینٹی کرپشن میں جانا پڑتا ہے. یہاں پر تو فیس آف دا ریکارڈ جو ہے وہ ظاہر تھا ہمارے اس کیس میں کہ 8 مرلے کی پراپرٹی تھی, 2 مرلے بھائیوں کو آنی تھی, 1 مرلہ بہن کو جانی تھی, لیکن ان تینوں بھائیوں نے فراڈ کرتے ہوئے, لالچ کرتے ہوئے اس 8 مرلے کو خود ہی ہتھیانا چاہا ان تینوں بھائیوں نے. لہذا اس صورت میں ایف آئی آر جو ہے وہ درج کروائی جا سکتی ہے بہنوں کی اپنے بھائیوں کے خلاف, اور ایسا ویسے نہیں ہونا چاہیے. ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم جس دین کی پیروی کرتے ہیں, ہم جس قانون کی پیروی کرتے ہیں, نہ تو قانون اس کی اجازت دیتا ہے, نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, نہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو ان کا حصہ جو ہے وہ دیا کریں, ان کو ان کے وراثتی حصے سے محروم نہ کیا کریں. نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ, نیکسٹ کسی لیگل ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ.